मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, देवली टोंक, राजस्थान से आज मैं आपको एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज देवली में लागू है कि बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट, जिसको कंपनी विधि का पेपर कहते हैं, उसमें आज हम इसके बारे में जानेंगे कि निजी कंपनियों को जो छूटें मिली हुई हैं और जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं वो क्या हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। सभी निजी एवं सार्वजनिक कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अधीन ही अभिशासित होती है, किंतु निजी कंपनियों को कुछ विशेषाधिकारों एवं छूटों का लाभ उठाने का हक दिया गया है। इन विशेषाधिकारों एवं छूटों का लाभ सामान्यतः केवल उन्हीं निजी कंपनियों को उठाने का हक है जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है, अर्थात स्वतंत्र निजी कंपनी है। आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं विशेषाधिकार एवं छूटों का, तो उसमें ये छूटें जो है निजी कंपनियों को प्राप्त हैं। पहली छूट है न्यूनतम सदस्य संख्या। निजी कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी को कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है प्रविवरण। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है तथा आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, जबकि कोई भी सार्वजनिक कंपनी यदि अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करती है तो उसे प्रविवरण का निर्गमन करना पड़ता है। ऐसा धारा 23 उपधारा 1 में बताया गया। फिर है तीसरा न्यूनतम अभिदान। एक निजी कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना ही प्रतिभूतियों का आवंटन कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी जब तक जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर सकती है जब तक वह न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त नहीं कर सकती है। हालांकि अब इसमें भी कुछ संशोधन हुआ है जो आपको मैं बाद में बता दूंगा। न्यूनतम संचालकों की न्यूनतम संख्या। एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्रत्येक निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक हैं, किंतु सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कम से कम 1 संचालन होना आवश्यक है। फिर स्वतंत्र संचालक। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों की सार्वजनिक कंपनियों के संचालन मंडल के कुल संचालकों में से कम 1/3 संचालक स्वतंत्र होने चाहिए, किंतु निजी कंपनियों के संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालक होने आवश्यक नहीं हैं। फिर बारी बारी से निवृत्त होने वाले संचालक। किसी भी निजी कंपनी में बारी से निवृत्त होने वाले संचालकों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है, किंतु प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के कुल संचालकों में से कम 2/3 संचालक बारी से निवृत्त होने वाले अवश्य होने चाहिए। ऐसे संचालकों में से 1/3 संचालक प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा के समय निवृत्त होते हैं। ये ऐसा धारा 152 उपधारा 6 में बताया गया है। फिर है संचालकों की योग्यताएं। कोई भी निजी कंपनी अपने अंतर नियमों में संचालकों के लिए कुछ अतिरिक्त योग्यताओं को जोड़ सकती है, जबकि कोई भी सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी केवल उन्हीं अयोग्यताओं के आधार पर संचालकों को हटा सकती है
जिन्हें कंपनी अधिनियम में दर्शाया गया है, धारा 164(3)। फिर अगला है लघु अंशधारियों का संचालक। किसी भी निजी कंपनी के लिए लघु अंशधारियों में से कोई संचालक नियुक्त करना आवश्यक नहीं है, यानी जो कम अंशधारी हैं, कम पैसे के अंशधारी हैं, किंतु सभी सूचीबद्ध कंपनियों को में जो छोटे छोटे अंश ले रखे हैं वो लघु अंशधारी कहलाते हैं। किंतु सभी सूचीबद्ध कंपनियों को लघु अंशधारियों में से एक संचालक नियुक्त करना आवश्यक होता है। यदि कम से कम 1000 लघु अंशधारी अथवा कुल लघु अंशधारियों में से कम 10% अंशधारी उनमें से संचालक नियुक्त करने का नोटिस देते हैं। धारा 151 में ये बात बताई गई है। अब है नेक्स्ट है संचालक पदों की संख्या। प्रत्येक निजी कंपनी किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना संचालक नियुक्त कर सकती है जो अधिकतम 20 कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखता है, किंतु कोई भी सार्वजनिक कंपनी केवल उन्हीं व्यक्तियों को संचालक पद पर नियुक्त कर सकती है जो अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियों या उनकी सहायक कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखते हैं। ये धारा 165 में बताया गया है। फिर है मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी। वर्तमान नियमों के अनुसार केवल सूचीबद्ध कंपनियों तथा 10 करोड़ रुपए या अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी वाली कंपनियों को ही मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं, किंतु निजी कंपनियों में मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त किए जाने अनिवार्य नहीं है। यद्यपि 5 करोड़ रुपए से अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी वाली सभी कंपनियों को कंपनी सचिव की नियुक्ति अवश्य करनी पड़ती है। फिर है प्रबंधकीय पारिश्रमिक। कोई भी स्वतंत्र निजी कंपनी या उसकी सहायक निजी कंपनी अपने शुद्ध लाभों के 11% से अधिक राशि का भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है, किंतु सार्वजनिक कंपनी को अपने 11% की सीमा के भीतर ही प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान करना पड़ता है। धारा 197 में ये बताया गया है। अब अगला है अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता। कोई भी निजी कंपनी अपने ही अंशों के क्रय के लिए यानी खरीदने के लिए किसी को भी कितनी ही वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, किंतु सार्वजनिक कंपनी इस अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर ही ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। फिर है कार्यवाहक संख्या। यदि निजी कंपनी के अंतर नियमों में कोई अन्यथा प्रावधान नहीं है तो कंपनी की सभा में यदि कंपनी के 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं तो उस सभा की गणपूर्ति या कार्यवाहक संख्या की पूर्ति हुई मान ली जाएगी, किंतु सार्वजनिक कंपनी की सभा में गणपूर्ति या कार्यवाहक संख्या या कोरम पूरा करने के लिए सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या कंपनी की कुल सदस्य संख्या के अनुरूप निर्धारित होती है। सार्वजनिक जैसे 1000 तक सदस्य होने पर कम से कम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। 1001 से ज़्यादा और 5000 तक होने के लिए कम से कम 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए और 5000 से अधिक होने पर कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी सार्वजनिक कंपनी को अपनी प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा के संबंध में निर्धारित रीति से एक प्रतिवेदन तैयार कर उसे रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है, किंतु किसी भी निजी कंपनी को ऐसा नहीं करना पड़ता है। यह है धारा 121 में ये छूट मिली हुई है। फिर है सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन।
सचिवीय अंकेक्षीय प्रतिवेदन। सचिवीय अंकेक्षीय प्रतिवेदन। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को तथा प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसकी 50 करोड़ रुपए या अधिक के प्रदत्त अंश पूंजी है अथवा जिसका विक्रय 250 करोड़ रुपए या अधिक का है तो को अपने संचालकों के प्रतिवेदन के साथ साथ एक सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना पड़ता है। किंतु निजी कंपनी को ऐसा प्रतिवेदन संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अब है अन्य छूटें हैं। इन छूटों के अलावा कंपनी को कुछ छूटें और हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कोई भी निजी कंपनी विभेदात्मक लाभांश एवं मताधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना भी निर्गमित कर सकेगी यदि उसके सीमा नियम या अंतर्नियम में इस आशय की व्यवस्था है। अन्य छूट में दूसरी है, कोई भी निजी कंपनी विभेदात्मक मताधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकेगी यदि उसके सीमा नियम एवं अंतर्नियमों में इस आशय की व्यवस्था है। तीसरा जो है वो है, कोई भी निजी कंपनी अपने सदस्यों को दिए गए अंशों के अनुगामी निर्गम के प्रस्ताव को 15 दिनों से कम अवधि के लिए भी खुला रख सकती है। चौथा है, किसी भी निजी कंपनी के लिए अंशों के अनुगामी निर्गम के प्रस्ताव की सूचना उस निर्गम के खुलने से कम 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य नहीं होगा। फिर पांचवा है, आप देख रहे हैं पांचवा, कोई भी निजी कंपनी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अधीन अपने कर्मचारियों को अंशों का प्रस्ताव कंपनी की साधारण सभा में संकल्प पारित करके भी ही कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी की विशेष संकल्प पारित करना होता है। छठी छूट है अन्य में, कोई भी निजी कंपनी जो निम्नांकित कुछ शर्तों को पूरा करती है वह पूंजी कमी संबंधी प्रावधानों की अनुपालना किए बिना ही अपने अंशों को खरीद सकती है। यदि किसी अन्य निगम निकाय ने उस कंपनी की अंश पूंजी में कोई धन निवेश नहीं किया हो, यदि उस निजी कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं अथवा किसी भी निगम निकाय से उधार ली गई राशि उसकी प्रदत्त अंश पूंजी से दोगुनी अथवा 50 करोड़ रुपये जो भी हो के कम हो या बराबर नहीं, और उस कंपनी द्वारा ऐसे व्यवहार के समय ऐसी उधारी के पुनर्भुगतान में कोई त्रुटि नहीं रह गई हो। सातवीं छूट है, आप देख रहे हैं, कोई भी निजी कंपनी अपने प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचय कोष के कुल योग के बराबर अपनी राशि अपने सदस्यों से जमा के रूप में प्राप्त कर सकती है। आठवीं छूट है, यदि किसी निजी कंपनी के अंतर नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं हो तो निजी कंपनी पे ये प्रावधान लागू होंगे। कंपनी की साधारण सभा की सूचना संबंधी प्रावधान और कंपनी की साधारण सभा में किए जाने वाले प्रत्येक विशेष कार्य के संबंध में तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण संबंधी प्रावधान, साधारण सभा के कोरम गणपूर्ति संबंधी प्रावधान और साधारण सभा के सभापति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान 104 धारा में लागू होंगे। परोक्ष से संबंधी प्रावधान धारा 105 में लागू होंगे। मताधिकार पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान धारा 106 से लागू होंगे। हाथ उठाकर मतदान संबंधी प्रावधान धारा 107 के लागू होंगे
और मतांकन द्वारा मताधन की मांग के प्रावधान धारा 109 के अनुसार लागू होंगे। फिर 9वां आगे है, किसी भी निजी कंपनी को अपने संचालक मंडल की सभा में पारित संकल्पों को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 10वीं छूट है, कोई भी निजी कंपनी किसी प्रदत्त अंश पूंजी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 100 करोड़ रुपए से कम है, वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है जो पहले से ही 20 या अधिक कंपनियों का अंकेक्षक है। फिर 11वां है, कोई भी निजी कंपनी किसी भी नए व्यक्ति को जो निवृत्त नहीं रहा हो 14 दिनों की पूर्व सूचना के बिना ही संचालक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 12वीं छूट है, कोई भी निजी कंपनी 2 या अधिक संचालकों को एक ही संकल्प से नियुक्त कर सकती है। 13वीं छूट जो है वो है, कोई भी निजी कंपनी अपनी उन सभी शक्तियों का उपयोग करके संचालक मंडल की सभाओं में संकल्प पारित कर सकती है जिनका कोई सार्वजनिक कंपनी अपनी साधारण सभा में विशेष संकल्प से सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही संचालक मंडल की सभा में उपयोग कर सकती है। फिर आगे है 14, कोई निजी कंपनी का हितबद्ध संचालक इंटरेस्टेड डायरेक्टर किसी भी अनुबंध या सौदे में अपना हित प्रकट करने के पश्चात संचालक मंडल की सभा में भागीदारी कर सकता है जिसमें उस अनुबंध या सौदे पर विचार किया जा रहा है। 15 है, ऋणों के संबंध में, संचालकों को ऋण देने के संबंध में, कोई भी निजी कंपनी जिसकी अंश पूंजी में किसी निगम या निकाय के धन का निवेश नहीं है तो वो अपने संचालकों को ऋण दे सकती है। कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रदत्त अंश पूंजी में से दुगुनी अथवा 50 करोड़ रुपए में से जो भी कम राशि का बैंकों या वित्तीय संस्थाओं अथवा निगम निकाय से उधार लिया हो वो ऋण दे सकती है। तीसरा है, ऐसी निजी कंपनी के ऋण देने के संबंध में उपयुक्त उधारी के भुगतान में कोई त्रुटि नहीं कर रखी हो। फिर 16 जो छूट है, संबंधित पक्षकारों के सौदों संबंधी प्रावधान निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। 17वां है, किसी भी निजी कंपनी के प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक तथा प्रबंधक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के लिए कंपनी की साधारण सभा से अथवा केंद्रीय सरकार से अनुमोदन करवाना आवश्यक नहीं है। और लास्ट में है, यदि किसी निजी कंपनी की साधारण सभा द्वारा प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो भी उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। ये थे निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार एवं छूटें। धन्यवाद।